हेलो झारखंड, एलईजी में आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे साथ 9 दिसंबर 2023 के न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। इस लेक्चर में झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बात करने का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अभी हाल में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं डिटेल में मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ में ये सब डेटा आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। कुछ कुछ लोग जो है ऐसे पीडीएफ का रिवीजन कर लेते हैं, तो लेक्चर का सिर्फ आपको 60% ही बेनिफिट मिलता है। बहुत सारा चीज़ जो है लेक्चर में कवर किया जाता है, अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, तो 3 तो स्टेट ऐसे दे देंगे जहां पर चुनाव हुआ और एक स्टेट ऐसा दे देंगे जहां पर चुनाव नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन एक आपसे बन सकता है। दूसरा बात कि यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो चुनाव का रिजल्ट आया उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन निकल कर आया, और यहाँ पर विधानसभा का क्या सीट का क्या सिचुएशन, यानी कितने सीटें हैं। ये सब देखिए पूरा 28 का 28 जो स्टेट है वो सबका जो है विधानसभा का सीट आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो न्यूज में है उसको पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक तो अपना आपका स्टेट का पूछ सकते हैं, एक यूपी का पूछ सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा है, और एक जो अभी न्यूज में है, ये सब जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से कवर करते हैं कि कौन कौन सा स्टेट में चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट आया। तो सबसे पहले आया मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तेलंगाना और एक है मिजोरम। ठीक है, तो मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुझे भी कंफ्यूजन होता है मणिपुर और मिजोरम को याद रखने में, तो यहाँ पे मिजोरम है। कितना सीट है यहाँ पे, तो 230 जो है विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है यहाँ पे बीजेपी, 163 सीट जीता गया। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है 90 सीट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, जिस पर 54 सीट पर जो है बीजेपी जीत दर्ज किया। 199 सीट है राजस्थान में, जिस पर जो है 115 सीट जो है बीजेपी के द्वारा जीता गया। और तेलंगाना में देख लीजिएगा 119 सीटें हैं, जिस पर सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि आईएनसी। 64 जो है सीट इसके द्वारा जीता गया है। मिजोरम का भी देख लीजिए, तो न बीजेपी न कांग्रेस। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहानी कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी आई है वो उसका नाम है ZPM, जोराम पीपल्स मूवमेंट इसको बोला जाता है, जोराम पीपल्स मूवमेंट। तो 27 सीट इसके द्वारा जीता गया है। और यहाँ पे देखिएगा तो बीजेपी और कांग्रेस लगभग बोली कि नील बटे सन्नाटे हैं। 2 सीट जीता गया है बीजेपी के द्वारा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा मात्र 1 सीट जीता गया है। तो ये सब चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाल में ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है। बाकी यहाँ पर जो सीएम कैंडिडेट निकल कर आएंगे, जो सीएम बनेंगे, तो फिर से मैं सारा डिस्कस करूँगा, फिर से आपका कवर हो जाएगा। बाकी ये सब जो अगर विधानसभा को चुनाव हुआ है तो कौन कराया होगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाया होगा ना, क्योंकि स्टेट में इलेक्शन हुआ है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराएगा। यहीं पे गड़बड़ हो जाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये सब चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, जो विधानसभा का चुनाव होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है, उसको कराने का दारोमदार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो संविधान में प्रोविजन होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल है। संविधान के देखिएगा तो आप लोग पार्ट 15 में जाइए, पार्ट 15 में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। आर्टिकल 324 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पहले 1 मेंबर बॉडी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 1989 में जो है 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता है तो काम भी बढ़ता है, और जो है वर्कलोड बढ़ेगा तो फिर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल का भी आवश्यकता होगा। तो 1989 में इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया था। कुछ और काम हुआ था 1981 में, ध्यान सुनिएगा। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में ही। उस समय क्या किया गया, तो आयु जो है वोटिंग एज है 21 से घटाकर जो है 18 कर दिया गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी 1989 में ही हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, तो ये सब चीज़ तो आप लोग याद रख लीजिएगा। कुछ और याद रख लीजिएगा जो चलिए आगे मतलब कर ही देता हूँ। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, उनका नाम है राजीव कुमार ना, ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल या फिर 65 वर्ष होता है, बात ध्यान रखिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में डिस्कस कर रहा था, देख लीजिएगा, ये जो है आर्टिकल 243 के में जो है इसका मेंशन है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो आर्टिकल 243 के में मेंशन है, नहीं तो कहीं कहीं आर्टिकल 243 ZA भी देखेगा, यहाँ पे भी मेंशन है, दोनों याद रख सकते हैं आप लोग। तो ये कौन कौन चुनाव कराता है, तो जो पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव होता है, और कहीं पे अगर बाई इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव जिसको बोलते हैं, जैसे अभी डुमरी में हुआ, तो वो सब जो है झारखंड के डुमरी में, तो वो सब चुनाव कराने का दारोमदार स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान में झारखंड के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर DK तिवारी हैं, DK तिवारी। ठीक है, याद रखिएगा।
सारा चीज हो चुका है। चलिए अभी एनसीआरबी का साइबर अपराध रिपोर्ट आया था, तो अभी इसको डिटेल में आगे कवर करने वाला हूँ। इस लेक्चर में ना 3 से 4 दिनों का करंट अफेयर्स आप इंक्लूड रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों से मैं करंट अफेयर्स क्लास नहीं ले पा रहा था। रीजन आपको पता होगा, कुछ झारखंड का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, और अभी जो है कंप्लीट नवंबर मंथ का जो है करंट अफेयर्स जो है अपलोड किया गया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। बाकायदा उसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। तो नवंबर से दिसंबर से आप लोग को ऐसे मंथली करंट अफेयर्स का भी वीडियो देखने को मिलेगा। बाकी ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और हाँ, कभी मैं बोलता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, तो ये नहीं है कि मुझे लाइक और व्यूज़ लाने हैं। रियली में जो है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है। अगर एक क्लास आप देखिए, अगर नहीं लगा कि आपके लिए फ्रूटफुल है, तो आप लोग मेरे चैनल फिर कभी मत आइएगा। इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, लेक्चर को मैं अच्छी तरीके से बनाया हूँ, ठीक है। काम करता हूँ तो कॉन्फिडेंस तो रहता है ना कि चलिए भाई काम अच्छा कर रहा हूँ। तो वीडियो पर फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा, और इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंट होना जरूरी है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं कर पाइएगा। चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में किस बाघिन की मृत्यु हुई है। तो ठीक है, एक बाघिन का मृत्यु हो गया था, तो नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, जूही, कावेरी, सरस्वती या फिर अनुष्का। नाम है इसका सरस्वती। तो सरस्वती का जो है वर्तमान में एक बाघिन है, टाइग्रेस आप लोग बोल सकते हैं। तो उसका जो है मृत्यु हो गया था बिरसा जैविक उद्यान में। आइए देख लेते हैं कुछ। तो ये तो हो चुका है। कारण बताया गया था कि किडनी की समस्या था, जिसके चलते कुछ दिनों से ये खाना पीना टाइग्रेस जो थी नहीं खा रही थी, जिसके चलते इसका मृत्यु हो गया था। इनकी माँ का नाम था अनुष्का था, ठीक है। तो ये दुखद घटना है। काफ़ी ज़्यादा देखिएगा तो वहाँ पे जो लोग थे, जो मतलब बिरसा जैविक उद्यान के लोग, वो भी जो है बोलिए कि मतलब काफ़ी दुखी थे, क्योंकि जब आप किसी जानवर के साथ भी रहते हैं ना, तो एक इंसानियत आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके बीच से चला जाएगा, जैसे मेरे घर में भी होता है, कोई पशु अगर डेथ कर जाता है, तो काफ़ी देखिएगा तो गमगीन माहौल हो जाता है। तो इस तरह से होता है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो जाता है जिसके साथ हम लोग रहते हैं। तो ये तो हो गया। बाकी देखिएगा तो वर्तमान में बिरसा जैविक जो उद्यान है उसमें कुल बाघ और बाघिन देखिएगा तो 8 है ना, ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो एक का मौत हो गया, नहीं तो जो है सभी टोटल 9 यहाँ पे थे। कुछ देख लीजिएगा, जो बिरसा जूलॉजिकल पार्क है उसके स्थापना 1994 में किया गया था। लोकेशन ओरमांझी रांची में है, ठीक है, याद रखिएगा। रांची में कुल 18 प्रखंड है ना, डिस्कस किया था ना। चलिए आंसर हो गया सी। बाकी एक चीज़ याद रख सकते हैं, जो बिरसा जैविक उद्यान है वो जो है इक सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है ना। जीपीसी जैसे एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा सकता है। इक सितु कंजर्वेशन क्या होता है और इन सितु क्या होता है, आप लोग समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पे कोई हैबिटेट है, जो कि कोई पार्टिकुलर जो है एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऐसे मान लीजिए ABCD है, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो अगर इन लोग को जो है यहीं पे कंजर्व किया जाता है, यहीं पे अगर इन लोग का जो प्राकृतिक आवास है, निवास है, वहीं पर अगर प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसको इन सितु कंजर्वेशन बोला जाता है, ठीक है, इन सितु। लेकिन अगर इन लोग को इस इन्वायरमेंट में मान लेते हैं कि हम लोग को लग रहा है खतरा है, इन लोग यहाँ पे नहीं रह सकता है, तो इन लोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन लोग को जो है हम लोग निकाल कर किसी दूसरे जगह लाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो है क्या हो जाता है, ये सब जो है इक सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल होता है। तो जो बिरसा जैविक उद्यान है इसी तरह का है, दूसरे जगह से जीवों को लाकर यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए ये सब कुछ याद रख सकते हैं आप लोग। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान एक सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। बाकी अभी बिरसा जैविक उद्यान में ही बोलिए आप लोग, उसी के आसपास अभी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क भी जो है बनाया गया था। लास्ट मंथ के कंट्रीब्यूशन आपसे डिस्कस किया था। सरस्वती आप लोग नाम याद रखिएगा, बाकी डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या है। रांची के बड़गाई स्थित लेम में बनाए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कुल लागत कितनी है। 40.16 करोड़, 42.16 करोड़, 44.16 करोड़ या फिर 46.16 करोड़। सही आंसर इसका डी है, 46.16 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च किया जाएगा। यह रांची के झीरी के आसपास है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होगा इससे, तो ये जो है सबसे पहली बात है, तो शहर में जो कूड़ा कचरा होता है उससे निजात मिलेगा, और इससे हम लोग फ्यूल भी जनरेट कर सकते हैं। तो आम का आम और बोलिए गुठली का दाम होने वाला है। तो याद रखिएगा 2-3 महीना से काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज में है। 46.16 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुआ है। 37 MLD इसका कैपेसिटी है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो है रांची नगर निगम के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे न्यूज में है, तो देख लीजिएगा। झारखंड में कुल जो नगर निगम है वह जो है 9 है। भारत का सबसे पुराना नगर निगम है मद्रास, ठीक है, याद रखिएगा, मद्रास नगर निगम। ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अगर झारखंड में पूछे कि सबसे पुराना जो है नगर निगम कौन सा है, तो रांची नगर निगम है। 15 सितंबर 1979 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उससे पहले यह नगर पालिका था 1869 में। बाद में 1979 में जो मतलब 1869 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नगर पालिका के रूप में। बाद में 1979 में इसको नगर निगम बना दिया गया था। तो ये सबसे पुराना है, याद देखिए 15 सितंबर इंजीनियर्स डे भी हम लोग मनाते हैं।
जो कुल जो है 9 यहाँ पे जो नगर निगम है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो 9 नगर निगम कहाँ कहाँ पे हैं? एक तो हो गया देवघर में है, उसके बाद धनबाद में है, हजारीबाग है, रांची है, गिरिडीह है, चास है, मानगो है, मेदिनीनगर है, और एक बच गया आदित्यपुर। तो टोटल 9 हो गया ना, काउंट कर लीजिए एक बार फिर से 1 से 1। तो देवघर हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग है, रांची है, गिरिडीह है, चास है, मानगो है, मेदिनीनगर है, आदित्यपुर है। तो यही सारा जो है टोटल 9 नगर निगम झारखंड में है। कोई दिक्कत नहीं होगा, 46.16 करोड़ इस पर खर्च होगा, खर्च हो चुका है और मतलब लगभग अब चालू होने के कगार पर है। अब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित सिधो कान्हो वेलोड्रम स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड की सरिता कुमारी ने जूनियर स्प्रिंट प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर कांस्य रजत दोनों? आंसर इसका ए है, स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। यहाँ पे देखिएगा तो हो चुका है, जूनियर स्प्रिंट प्रतियोगिता में यह जीती हैं। ओके, बाकी स्क्रेच रेस 7 किलोमीटर में देखिएगा तो जो सब जूनियर बालक वर्ग में रजत पदक जीता गया है नारायण महतो के द्वारा, ठीक है। बाकी कुछ और देख लीजिएगा इस इवेंट से, वेस्ट वुमेन साइकिलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। ये टूर्नामेंट में जो वेस्ट साइकिलिस्ट बनी थी वह सरिता कुमारी ही बनी थी, सरिता कुमारी होगा, ये झारखंड की हैं। दूसरा बात है 3 गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया था, समझ सकते हैं, इसीलिए इनको जो है साइकिलिस्ट ऑफ द मतलब वुमेन साइकिलिस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो है घोषित किया गया। बेस्ट अगर मेल बोले कि साइकिलिस्ट ऑफ टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया तो वह जो है खेताराम जीगा को घोषित किया गया, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनके द्वारा 3 गोल्ड जीता गया और 1 सिल्वर मेडल जीता गया था। तो सब कुछ याद रखिएगा। सराची न्यूज में है यही देख लीजिएगा, ये जो है सरिता कुमारी हैं। कुछ और देख लीजिएगा, सरिता कुमारी को बेस्ट जो है साइकिलिस्ट का अवार्ड यहाँ पे दिया गया था। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे आपके पास रहेगा, आप लोग थोड़ा बहुत रीड कर लीजिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह सब लिखा हुआ है। अर्मेनिया में आयोजित विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में झारखंड की अमीषा करकेटा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका रजत पदक होगा। रजत पदक इनके द्वारा भी जीता गया था। यहाँ पे देख लीजिएगा, रजत पदक रजत पर जीता गया है, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो चुका है, इसको बेटे में सही कर दूंगा, इस बार नहीं होगा, ठीक है। ये जो है इनके द्वारा जो है रजत पदक जीता गया है। ये बताने रखिएगा, इवेंट कहाँ हुआ था? अर्मेनिया में। 54 किलोग्राम जो भार वर्ग में कजाकिस्तान की जो है सिडिक आयोजन से इनको हार मिला था, ठीक है। अगर यहाँ पे जीत जाती तो इनको गोल्ड मेडल मिल जाता, लेकिन ये हार गए, इसीलिए रजत पदक से संतोष की। बाकी ये चीज़ देख लीजिएगा, एक फुल फॉर्म न्यूज में आ रहा था JSSPS, ये होता है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। अर्मेनिया न्यूज में है, देख लीजिएगा, इसका कैपिटल येरेवान है और यहाँ पे ड्रम जो है करेंसी चलता है। कजाकिस्तान भी जो है न्यूज में है, आगे डिस्कस करूंगा क्यों न्यूज में है। तो कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो अस्ताना है और करेंसी यहाँ पे टेंगे चलता है, कजाकिस्तानी टेंगे इसको बोला जाता है ना। ये देखिएगा तो बायलैटरल एक्सरसाइज भी होता है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, उसको बोलते हैं काजिंड, ठीक है। 2023 में एक्सरसाइज ओटार में हुआ था जो कि कजाकिस्तान में ही है। ये सब कुछ आप लोग याद रखिएगा। तो रजत पदक जो है इनको दिया गया, मतलब ये रजत पदक जीती थी। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कुछ और चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कजाकिस्तान जो है न्यूज में है। ये सामना हुआ था कजाकिस्तान की सिडिक आयोजन, ये कजाकिस्तान के ही प्लेयर थे जिनसे इनका सामना हुआ था, तो उनको हार मिला था। अमीषा करकेटा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB 2022 के अनुसार हत्या के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 6वां, 7वां, 8वां या फिर 9वां? आंसर इसका सी है, यानी कि लोग पता है ना कि बात बात पर एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जैसे एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोग इतना गुस्सा करते हैं, मुझे पता नहीं चलता है कि इतना गुस्सा लाते कहाँ से हैं। आंसर इसका सी है। एक बार ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा था और किसी ने बीजेपी कांग्रेस कर दिया, ठीक है। तो मुझे तो सब फालतू चीज़ में कमेंट करने का जैसे मतलब मुझे आदत नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें पढूं, ठीक है। सीधे सीधे वो कमेंट को इग्नोर कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ में आप लोग मत पढ़िए, ठीक है। आपको जो है 1 मिनट भी आप लोग समय दे रहे हैं ना, तो कहाँ समय दे रहे हैं आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में जाकर ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। आंसर इसका 8 है। तो हो चुका है कि हत्या के मामले में झारखंड का देखिएगा तो देश में स्थान 8वां है। टोटल देखिएगा तो 1550 जो है मर्डर किया गया था, ठीक है। 2022 का ये डेटा बोल रहा है। सबसे अधिक हत्या के मामले में यूपी जो है सबसे अधिक है और बिहार जो है नंबर 2 पे है।
महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में देखिएगा तो झारखंड का स्थान जो है छठा है। और न्यूज़पेपर में कभी भी पढ़ता हूँ तो देखिएगा अभी शायद 2-3 दिन का न्यूज़पेपर में तो एक आ गया था कि एक महिला को जैसे झांसा देकर कहीं पर ले जाया गया था और उस दुष्कर्म का जो है उसके साथ कोशिश किया गया था। तो ये सब चीज़ भी जैसे न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है झारखंड में। तो दुष्कर्म के मामले में झारखंड का स्थान छठवां है और सबसे अधिक जो है राजस्थान टॉप पे है दुष्कर्म के मामले में। सेकंड स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है। और दहेज के मामले में हत्या जो है के मामले में बोली झारखंड अभी 8वां स्थान पर है। ठीक है, क्या होता है कि दहेज लेना है, ठीक है, दहेज नहीं मिला चाहे कम मिला तो बाद में इससे प्रॉमिस होता है, जैसे बहुत गरीब परिवार होते हैं तो बोलते हैं बाद में दे देंगे, तो बाद में अगर नहीं दे पाते हैं तो बाद में पता होगा लड़की को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये सब कुछ कहानी है, आप लोग समझ सकते हैं। ये सब कुछ देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ भी है। सब इंपोर्टेंट डेटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एसिड अटैक भी आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे झारखंड में काफ़ी ज़्यादा। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ डेटा होगा। हाँ, भारत में 24.4% जो है अपराध के मामला जो है बढ़ा है, ठीक है, बीते कुछ वर्षों में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, 24.4%। एनसीआरबी के अनुसार साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम्स के मामले में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो वो तो आप लोग देख लीजिए, देखा है आपने कि हत्या के मामले में था। यहाँ पे साइबर क्राइम्स भी होता है, ठीक है, मतलब एक तो नॉर्मल इधर अपराध होता है, एक अब ऑनलाइन दुनिया में भी अपराध होने लगा। तो उसका अनुसार जो है झारखंड का कौन सा स्थान है, 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां? आंसर इसका डी है, 12वां स्थान पर जो है साइबर क्राइम्स के मामले में झारखंड का स्थान है। टॉप पे कौन है? तेलंगाना सबसे टॉप पर है, कर्नाटक नंबर सेकंड पे, उत्तर प्रदेश है थर्ड पे, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अनुनासिक नहीं होगा ना, अनुस्वार होना चाहिए, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। बाकी 2020 का जो डेटा था उसमें साइबर क्राइम में झारखंड का स्थान जो है 11वां था। तो अभी बोल सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा स्थिति जो है सुधरा है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो फ्रॉड होता है उसमें भी जैसे झारखंड का स्थान जो है 12वां है। देखिए यहाँ पर कुछ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे नॉर्मल आप लोग ना बैंक अकाउंट आजकल के दुनिया में 2 रखा कीजिए। ये जैसे कि मान लेते हैं कि एसबीआई या फिर कोई और बैंक अकाउंट है, वो सब आप लोग रख लीजिए। बाकी एक अकाउंट आप लोग ऐसा रखिए जिसमें आप लोगों को ना डे बाई डे जो है पेमेंट करना। मेन अकाउंट से सब काम मत कीजिए, ठीक है। एसबीआई का रख लीजिए, उसको क्या कीजिएगा, उसमें जितना पैसा आपका आता है उसको जो है सेव कर लीजिए, एटीएम से कभी निकाल लिया कीजिए या फिर एक बार ट्रांसफर कर लीजिए। और दूसरा जो है आप लोग सेकेंडरी अकाउंट रख सकते हैं, जैसे पेटीएम होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये सब आप लोग रख लीजिए, पैसा इसे ट्रांसफर कर लीजिए और डे बाई डे आपको जो पेमेंट करना होता है वह सेकेंडरी अकाउंट से कीजिए, ठीक है, प्राइमरी अकाउंट से मत कीजिए, ठीक है। आप लोग फ्रॉड से बचे रहिएगा, ठीक है। तो मेरा सलाह मानिए, ये काम जरूर आप लोग कीजिएगा। डकैती में भी झारखंड का क्या स्थान है? चोरी और डकैती में क्या अंतर है? तो जहाँ तक मुझे पता है लोग बोला करते हैं डकैती जो है दिन में कर लिया जाता है, ठीक है। अभी देखिएगा तो रांची में काफ़ी ज़्यादा जो है चैन छिनतई का जैसे घटना न्यूज में आ रहा था, तो ये सब सुने होंगे। तो ये सब डकैती होता है, चोरी नहीं कहा जा सकता उस सबको। झारखंड में सबसे अधिक क्राइम देखिएगा तो कहाँ पे होता है, तो जामताड़ा में होता है। पूरा देश में बदनाम है जामताड़ा, ठीक है। जामताड़ा जो है पूरा देश में बदनाम है। इसको फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिशिंग तो आपको पता होगा, करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे कि फिशिंग टर्म क्या होता है। एनसीआरबी न्यूज में है तो इसके बारे में देख लीजिएगा। ये जो है 1996 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह कार्य करता है। ये सब जेपीएससी में क्वेश्चन आपसे हो सकता है, पूछा जा सके। आंसर इसका 12 हो जाएगा। ये सब कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारा इंपॉर्टेंट डाटा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब कुछ वालाइनर देखते हैं न्यूज। झारखंड में देखिएगा तभी आपसे कुछ देर पहले जो है डिस्कस किया था कि जो जल शक्ति मंत्रालय उसका रिपोर्ट आया था ग्राउंड वाटर रिचार्ज के मामले में। तो 80% जो है जो झारखंड का जो जमीन है वह रिचार्ज हो जाता है वर्षा जल से, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ और बात आ रहा था कि जो धनबाद है, कोडरमा है, रामगढ़ है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है जल निकास किया जाता है, मतलब जल का दोहन किया जाता है। तो आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, वाटर आप लोग जितना जो है सेव कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि आने वाला दिन में सबसे अधिक जो किसी चीज़ का क्राइसिस होगा तो वह वाटर का होने वाला है। अभी पता था ना आपको, बरसात इस वर्ष ठीक से नहीं किया था तो जो है कितना ज़्यादा पानी का त्राही त्राही मच गया था। अभी तो उसके बाद पता है जो बोली कि पोस्ट मानसून अगर जो बारिश हुआ उसके चलते अभी सिचुएशन थोड़ा ठीक है। कुरमाली भाषा पर सम्मेलन अभी 6 से 7 दिसंबर तक हुआ था। DSPMU क्या होता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हुआ था, रांची में। आपको डिस्कस किया था कि पहले रांची कॉलेज था, 1960 में ही रांची कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में इसको 2017 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया था। राजेंद्र प्रसाद अभी न्यूज में थे तो देख लीजिएगा। जो राजेंद्र प्रसाद है वो हजारीबाग के जेल में भी रह चुके हैं, 3 बार रहे हैं, 1932 में, 1933 में और 1944 में, 3 बार रह चुके हैं।
अभी इनका जन्म दिवस था 3 दिसंबर को। तो डिस्कस किया था आपसे कि जो बिहार का जो सारण जिला है, ठीक है, अब तो सिवान हो गया, तो वहाँ पे जैसे इनका वो जो है उस जिला में इनका जन्म है, जीरोदई गांव था, ठीक है। सुंदर पहाड़ी के क्षेत्र में भी देखिएगा, जो पहाड़िया जनजाति है उसके 20 बच्चों की मौत हो गया था मलेरिया से, जिसके चलते ये न्यूज में था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सुंदर पहाड़ी में क्षेत्र अभी देखा नहीं हो, लेकिन ज़्यादा चांस है कि यह संथाल परगना में है। पीडीएफ में मैं कोशिश करूँगा कि इसको डाल दिया जाए। मलेरिया देखिएगा तो आपको पता होगा, ये मच्छर काटने से होने वाला रोग है और यह आरबीसी को अफेक्ट करता है, और यह प्लाज्मोडियम के चलते होता है। आप लोग बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम में जो बोलिए कि रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वो मल्टीपल फिजन के थ्रू होता है। और इंडिया में सबसे अधिक अगर मलेरिया का जो वाहक है जो प्लाज्मोडियम, उसका नाम है पी वाइवेक्स ना, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है भारत में मलेरिया के लिए। राज्य में देखिएगा तो अभी जो है नल जल योजना पता होगा आपको, शुरू हुआ था अगस्त 2019 में। तो अभी 45.97% ही जो है से ये जो है गाँव में ये इसका काम हुआ है, यानी कि 28.40 लाख परिवारों को जैसे इसका लाभ मिला है। तो बाकी बोल सकते हैं कि लगभग यहाँ पे 54-55% काम अभी तो हुआ ही नहीं है। बाकी रिनपास है ना, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस है, ठीक है। और इंडियन साइकेट्री इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये जो है से कहाँ की, रांची में है। एक गैंगस्टर है अमन सिंह, उनका हत्या किया गया था धनबाद जेल में। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है ना, क्यों रहा था कि समझ सकते हैं कोई जेल में है, आप लोग जेल के अंदर जो है से जाकर जो है से हत्या करते रहते, समझते हैं कि आपका प्रशासन से कितना ज़्यादा नेक्सस है, कोल्यूजन है, समझ सकते हैं आप लोग, कितना शॉर्टकट करके जो है हत्या कर दिया जा रहा है। तो ये सब न्यूज में था, थोड़ा बहुत आप लोग आइडिया रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ को आपको छोड़ू नहीं, जो चीज़ बार बार न्यूज में आ रहा है उसको जैसे आपको पता होना चाहिए। कुछ और न्यूज में है भाई, आज ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन में झारखंड का देखिएगा तो देश में जैसे चौथा स्थान है। और अभी सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन आपको डिस्कस किया था कि जस्ट ट्रांजिशन के लिए टास्क फोर्स गठित करने वाला झारखंड भारत का पहला राज्य है। तो उसके सस्टेनेबल जस्ट ट्रांजिशन का अध्यक्ष ए.के. रस्तोगी है, पूरा नाम इनका अजय कुमार रस्तोगी है। मिलेट्स पर आधारित एक पुस्तक का प्रकाशित किया गया है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, याद रखिएगा 1981 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। झारखंड का एकमात्र जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ऐसे देखिएगा तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में ही, बाद में इसको बोलिए कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था 1981 में। मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। गिरधर राम गुंजू का नाम आप लोग सुने होंगे, नागपुरी भाषा से रिलेटेड है। मरणोपरांत जो है इनको पद्मश्री दिया गया था 2022 में। झारखंड के वर्तमान में नए मुख्य सचिव है, पहले कौन थे, सुखदेव सिंह थे ना, तो वो जो है चेंज हो चुके हैं ना, ये अभी बने हैं एल खियांगते, 1988 बैच के ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। बाकी अभी जो पूर्व सुखदेव सचिव हैं, पूर्व मुख्य सचिव थे सुखदेव सिंह, उनको जैसे स्कीपा का अध्यक्ष बनाया गया। क्या होता है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा। अभी न्यूज में आ रहा था फॉरेस्ट ना, तो राज्य में कुल फॉरेस्ट कितना है, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल एरिया देखिएगा ज्योग्राफिकल एरिया का 29.76% जो है से एरिया है। अगर मुझे से कोई बोले कि 40 क्वेश्चन अगर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाए कि झारखंड जीके में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं इसको इंक्लूड जरूर करूंगा, फॉरेस्ट का डेटा 29.76%, इसको याद रखिएगा। अभी एकलव्य जो आदर्श आवासीय विद्यालय योजना है उसके तहत झारखंड में कुल जो है 89 विद्यालय को स्वीकृति दिया गया था। ये विद्यालय क्या होगा, कैसे, मतलब कहाँ पे बनेगा, तो एक ये विद्यालय जो है 50% अधिक एसटी आबादी वाला और कम से कम 20,000 जनजाति गांव वाले प्रत्येक ब्लॉक में बनेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, टोटल 89 विद्यालय इसके तहत बनने वाला है। अब कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज को डिस्कस करता हूँ। बुक है द क्वाइलेशन ईयर्स, द टर्बुलेंट ईयर्स, 2 बुक, ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा जो है लिखा गया था। पर्सन ऑफ न्यूज में थे, भारत के पुराना जो है पहले प्रेज रह चुके हैं ना, प्रेज का मतलब जो है प्रेसिडेंट ही होता है ना। इनको भारत रत्न 2019 में दिया गया था। प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे, 2012 से 17 तक रहे थे, ठीक है, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था उस समय थे। 17 से 22 तक कौन रहे, तो वो रहे आपके रामनाथ कोविंद जी, और 2022 से वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में अभी गरबा शामिल हुआ, ध्यान रखिए क्वेश्चन सुपर इंपोर्टेंट बनेगा। गरबा जो है यूनेस्को का जो कल्चरल लिस्ट है उसमें जो है गरबा को शामिल किया गया है।
गरबा किस राज्य का है? तो गरबा गुजरात का है। और अब तक देखिएगा तो कुल 15 जो है से सांस्कृतिक धरोहर को ऐड किया जा चुका है यूनेस्को का सूची में, ठीक है। तो बोल सकते हैं 15 नंबर का गरबा है। T20 इंटरनेशनल के नंबर 1 गेंदबाज अभी बने हैं रवि बिश्नोई। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन हुआ, जिसके चलते ये टॉप पे पहुंच गए हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे न्यूज आपको आगे भी देखने को मिलेगा। और आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एक आपको पता होगा रेटिंग एजेंसी है, तो भारत को ये बोल रहा है कि भारत जैसे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। 2023 में देखिएगा तो जो ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर है वह रिच शब्द को लिया गया है ना, ध्यान रखिएगा। वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है रिच। रिच का मतलब करिश्मा होता है। ये क्या होता है? तो अगर अपना स्किल से या इंटेलिजेंस से बोलिए किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसको रिच कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये जैसे वर्ड ऑफ द ईयर 2023 है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का। मारपी ज्वालामुखी अभी सुमात्रा में विस्फोट हुआ था, इसमें देख लीजिएगा, इंडोनेशिया में लोकेटेड है ना। तो इसी आप लोग याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि मारपा ज्वालामुखी कहाँ है, कहाँ का है। 37वां जो सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 हुआ उसमें जो है विजेता पंजाब रहा। हरियाणा को इसके द्वारा हराया गया था। रेल पटरी पर हाथियों की दुर्घटना न हो, ठीक है, इसके लिए भी जैसे एक तकनीक रेलवे के द्वारा एक तकनीक जो है शुरू किया गया है, विकसित किया गया है, जिसको बोला गया है गजराज सुरक्षा। दक्षिण पश्चिम बंगाल खाड़ी में भी एक चक्रवात है जिसका नाम था मिचोंग ना, इसको देख लीजिएगा। नाम इसका मिचोंग दिया गया है म्यांमार के द्वारा, ठीक है। मिचोंग का क्या अर्थ होता है? तो दृढ़ता होता है, आप लोग याद सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पास्ट में बन चुका है कि जो मिचोंग पूजा का जो नाम दिया गया है चक्रवात का वह किस देश के द्वारा दिया गया है? तो म्यांमार के द्वारा दिया गया है और हमारा पड़ोसी देश है तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ शॉर्ट में नहीं देखते हैं। तो ये पता होगा स्थानीय नीति को लेकर 1932 का कितना ज़्यादा लफड़ा चला था। तो अभी जो है से क्या होना है, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ठीक है, जल्दी शुरू होगा। तो उसमें फिर से जो है इस पर बहस चलने वाला है 1932 का ध्यान वाला मामला पर, ठीक है। तो फिर से न्यूज में आएगा तो उसको डिस्कस कर लूँगा। एक मैथिली जो का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है संस्कृति को दिया गया है। पूरा नाम इनका संस्कृति मिश्र है ना। तो पूछेगा कि मैथिली भाषा का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 2023 का किसको दिया गया है? तो यह संस्कृति मिश्र को दिया गया है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? डिस्कस यहाँ पे इसीलिए किया जा रहा है कि मैथिली भाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड की जो राजकीय भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा वो उर्दू है ना? जी नहीं, उर्दू नहीं है, ठीक है, ऐसे कन्फ्यूज मत कीजिएगा। झारखंड की जो राजकीय भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा, उसमें 16 भाषाएं हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा। तो टोटल 16 तो आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लेटेस्ट जो 4 है उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे बिहार राजभाषा झारखंड संशोधन अध्यादेश 2018 में 4 भाषा, मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये देख लीजिए मैथिली, इसीलिए न्यूज में है। और अंगिका, ये सबको जो है ऐड किया गया था। तो झारखंड के दूसरी राजकीय भाषा में 16 भाषाएं हैं, तो इस मैथिली भाषा में इनको दिया गया है, इसीलिए जो है न्यूज में है। इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए। बाकी 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस हम लोग मनाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि 500 साल लग जाता है अगर 1 इंच जो है मिट्टी बनना है, समझ रहे हैं? 1 इंच अगर इतना होता है, 12 इंच में 1 फीट हो जाता है। तो 1 इंच अगर मिट्टी बनना है, अगर 6 देखिएगा 12 ऐसे कैलिब्रेट करते हैं, पता नहीं कितना हो गया, 12 हो गया होगा, देख लीजिएगा। तो 1 इंच बनने में सोचिए कि 500 साल लग जाता है। और हम लोग जो है मिट्टी को जो है इतना जो है बर्बाद कर देते हैं। कैसे बर्बाद होता है? तो मिट्टी बर्बाद होने का एक सबसे बड़ा कारण है जो है हम लोग जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो इसी के चलते जो है से हम लोग विश्व मृदा दिवस मनाते हैं कि हम लोग इसको प्रोटेक्ट करना है। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स इसमें यूज ना करें। जो खेत में जो खाद होता है, जैसे सड़े गले पेड़ पौधे हैं उसे, या फिर गोबर से बना खाद होता है, वो सब जो है हम लोग डालें तो खेत में जो है मैन्योर उसको बोला जाता है। तो खेत का न्यूट्रिशन जो है मेंटेन रहेगा। यहाँ पे देखिए कुछ और डेटा आ रहा था कि कुछ राज्य देखिएगा तो प्रति हेक्टेयर जो है 200 किलो जो है यूज करते हैं रसायन का, जबकि झारखंड में देखिएगा तो मात्र 92 जो है किलो यूज किया जाता है ना। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर में 10 टू पावर जो है 4 मीटर स्क्वायर जो है लैंड होता है ना। ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इतना जो है लैंड होता है, तो इतना में हम लोग मात्र जो है 92 जो है केजी उर्वरक यूज करते हैं। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा। और अभी देखिएगा तो पीएम प्रणाम योजना भी शुरू किया गया था ना, आप लोग याद रखिएगा। पीएम प्रणाम जो योजना है वह उर्वरक से ही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उर्वरक को जो है कम यूज करें, उसी के लिए पीएम प्रणाम योजना था। राजा राम मोहन राय का किए थे? तो ये 1829 में
सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी गेट ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये जो है से न्यू दिल्ली में है। गलत बात। न्यू दिल्ली में जो है से इंडिया गेट है। गेट ऑफ इंडिया जो है से कहाँ पे है? तो ये है से आपका मुंबई में है, याद रखिएगा। तो 1924 में ये जो वायसराय थे जिनका नाम था रूफेस इसाक, उन्हीं के द्वारा जो है से गेट ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था। 1911 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। जॉर्ज पंजब की नाक तो आप लोग पढ़े होंगे कमलेश्वर के द्वारा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि क्लास को ना थोड़ा सा मैं स्लो डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और फास्ट कोशिश करूँगा डिस्कस करूँ ताकि आपका समय यहाँ पे कम से कम लगे। और आप लोग वीडियो का जो है ना स्पीड बढ़ा लीजिए 1.5 या फिर 1.75 या फिर 2 में करके देखिए ताकि आपका समय बचे। आधे एक बार डाल लीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका समय जो है काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है। कुछ भी कीजिए लेकिन समय को बर्बाद मत कीजिए। वंदे भारतम, जय हिंद।